हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का फोर्थ डे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिसने भी इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पहले के लेक्चर्स 3 लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, वो वहां पर देख सकते हैं। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा लीवरेज चैप्टर हमने अभी तक कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से पता चल रहा है सर, कैपिटल की कॉस्ट पता करनी है। यहाँ पर कैपिटल कौन सी, इक्विटी, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेट, इवन रिजर्व एंड सरप्लस की भी कॉस्ट होती है। तो इनकी कॉस्ट कैसे डिफाइन होगी सर? हमने तो पढ़ा था डिबेंचर्स इशू किए 10% डिबेंचर, तो 10% उसकी कॉस्ट है। नो, 10% उस पर इंटरेस्ट पे जरूर करते हो बट वो उसकी इफेक्टिव कॉस्ट नहीं है। तो हम उसकी इफेक्टिव कॉस्ट पता करने जा रहे हैं। ऐसी प्रेफरेंशियस, इक्विटी, इवन रिजर्व एंड सरप्लस की भी हम इफेक्टिव कॉस्ट पता करेंगे और फिर कंपनी की टोटल कैपिटल की, कंबाइंड कैपिटल की एक साथ एवरेज कॉस्ट पता करेंगे। तो चलिए देखो इस चैप्टर में है क्या क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेट के बारे में। और लॉन्ग टर्म डेट में सबसे पहले हम ऑब्वियसली कॉस्ट पता कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट में कॉस्ट पता करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और उसे डिनोट करेंगे केडी के नाम से। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे और केपी को फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को पढ़ेंगे और केई फाइंड आउट करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में पता करेंगे कि उसके रिगार्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज के आर। ओके, और देन फिर टोटल कैपिटल पर ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दीजिए, चाहे WACC कह दीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके सर, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, एक बार हल्का सा बताओगे? मैंने कहा हाँ, पहले तो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट का कॉस्ट पता करेंगे और फिर WACC पता करेंगे। आखिर WCC होता क्या है? इसको कट ऑफ रेट भी बोला जाता है, हर्डल रेट भी बोला जाता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट होल्डर ने आपको, लॉन्ग टर्म डेट मतलब लोन हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गए, तो लॉन्ग टर्म डेट होल्डर ने आपको पैसा दिया, आपने उस पैसे को यूज किया, बदले में आप क्या कर रहे हो, उन्हें कुछ पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब वो डेट होल्डर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट इज केडी। इक्विटी शेयर होल्डर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट इज केई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट इज केपी। ओके, तो ऐसा करके ओवरऑल जो कॉस्ट हमारे आने वाली है दैट इज WACC। अब इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल बताता हूँ WACC के बारे में। मान लो तुमने दो तरह के लोन ले रखे हैं, कौन कौन से, 1 लाख रुपीज का और 3 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का जो लोन ले रखा है उस पर तुम पे करते हो 10% इंटरेस्ट, और 3 लाख रुपए का जो लोन ले रखा है उस पर तुम पे करते हो 12% इंटरेस्ट। अब 1 लाख रुपए पे 10% मतलब 10,000 की कॉस्ट बनी, और 3 लाख रुपए पे 12% मतलब 36,000 की कॉस्ट बनी। अब अगर मैं पूछूं कि भैया 4 लाख पे ऑन एन एवरेज आपको कितना रेट पड़ा, तो आधे बच्चे तो क्या बोल देंगे, 10 और 12 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, बट वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 10% से आपने केवल 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है और 12% से आपने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है। तो आपका जो टोटल कॉस्ट पड़ा वो है 46,000। ना 46,000 रुपीज का कॉस्ट 4 लाख रुपए की कैपिटल पे, दैट मीन्स आपका जो एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो 11 नहीं 11.5 आ रहा है। 11.5 क्यों आया? क्योंकि 12% की रेट से आपने ज्यादा रुपए का लोन ले रखा था। दैट मीन्स आपने अमाउंट को कंसिडर किया, दैट मीन्स आपने कितना लोन ले रखा है उसे वेट दिया। वेट दिया भैया कि भैया रेट को सिंपल एवरेज नहीं करना है, वेटेड एवरेज करना है। इसीलिए इसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप या तो ऐसे कर लीजिए मेथड 1, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन और है। यहां पर आप क्या कीजिए, इस लोन के अमाउंट या जो भी कैपिटल सोर्स ऑफ फाइनेंस रहेगा आपका, इक्विटी, प्रेफरेंस, चाहे लोन, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस, उसे क्या करना, टोटल कैपिटल को 1 कंसिडर करना और उस 1 में से देखना कि कितना वेट फर्स्ट लोन रख रहा है, कितना वेट सेकंड लोन रख रहा है, कितना इक्विटी रख रहा है, कितना प्रेफरेंस रख रहा है, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट लोन हमारा 25% वेटेज रख रहा था, दूसरा लोन हमारा 75% वेटेज रख रहा था। सो हमारा WACC हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? वेट इंटू रेट, या यूं कह दो रेट इंटू वेट, रेट इंटू वेट, रेट इंटू वेट, मतलब कॉस्ट और उसका वेटेड एवरेज करना है, कॉस्ट का सिंपली वेटेड एवरेज करना है, दैट इज WACC। तो 10% कॉस्ट आएगी, इसके लिए वेटेज कितना, पैसा कितना यूज किया, 25%।
12% कॉस्ट है, इसका पैसा कितना लगा हुआ है अपना 75%, 75%। तो ऑन एन एवरेज हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 11.5%। ओके जी, चलिए अभी हम बढ़ते हैं। सर WACC तो हमको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आने वाला है, हल्का सा है ना, पूरा नहीं हल्का सा रे। ओके, अब इंडिविजुअली वन बाय वन चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। पहले बात करते हैं कि आखिर ये लॉन्ग टर्म डेट होता क्या है। तो लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन हो गया है, डिवेंचर्स इशू करने से पैसा आया वो हो गया, बॉन्ड रेज करने से जो पैसा आया है वो हो गया है। तो बॉन्ड, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ये सब लॉन्ग टर्म डेट की कैटेगरी में आते हैं जिस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक इरिडीमेबल होती है, एक रिडीमेबल होती है। पहले बात करते हैं इरिडीमेबल के बारे में। इरिडीमेबल क्या होता है सर? इरिडीमेबल का मतलब होता है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट कभी लौटाया नहीं जाएगा, बस हर साल क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। इरिडीमेबल मतलब जिसका रिडम्पशन कभी नहीं होगा, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट आप कभी नहीं लौटाएंगे, बस आप हर साल उन डिवेंचर्स पे या उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे करते जाएंगे। ओके सर, इस केस में हमारा कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा? इस केस में कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा, एक एग्जांपल से देखना जरा। ये देखो, जैन एंड कंपनी सेल्स अ न्यू इश्यू ऑफ 6% irredeemable debentures of to raise 1 लाख रुपीज एंड रियलाइज द फुल वैल्यू ऑफ ₹100। तो डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए पे आप 6% इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब 6 रुपए का इंटरेस्ट देते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है कितना, 40% का। ओके, अच्छी बात है। डेट आर इश्यूड एट पार, और ये डेट आपने पार वैल्यू पे इशू किए हैं। बताइए कॉस्ट ऑफ डेट कितना होने वाला है? तो आप कहेंगे सर 6% रेट है तो कॉस्ट ऑफ डेट 6% हुआ ना? नो, एक्चुअली हुआ क्या है, 100 रुपए आपने रिसीव किए क्योंकि आपने इशू कैसे किया, एट पार। तो आपका जो नेट प्रोसीड है वो है 100 रुपए, आपके नेट हाथ कितना लगा, 100 रुपए आपके हाथ लगा। ओके, और इस पर आपको कॉस्ट कितना आ रहा है हर साल सर? 6 रुपए हम पे कर रहे हैं, फेस वैल्यू का 6 रुपए। लेकिन सुनना, 6 रुपए इंटरेस्ट के खर्चे की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, पीबीडी कम हो जाएगा। पीबीडी कम होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की वजह से आपकी टैक्स सेविंग होता है, ये भी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में बात किया था। तो इस इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैसे कंसिडर किया जाएगा, आफ्टर टैक्स कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 रुपए अगर आप दे रहे हो इंटरेस्ट, तो इसकी वजह से आपके 6 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट 6 रुपए से कम हो जाएंगे तो उस पर 30% गवर्नमेंट को टैक्स भी तो कम देना पड़ेगा। तो इसलिए ये कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स कंसिडर करना। WACC के लिए कॉस्ट हमेशा कैसे कंसिडर करना है, आफ्टर टैक्स कंसिडर करना है। तो ये लो जी, हमारी इफेक्टिव, सॉरी 30% नहीं है जी, 40% टैक्स रेट है, 40% टैक्स रेट। तो हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या रहने वाला है, 3.6% रहने वाला है। बिल्कुल, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है, दैट इज आई। नेट प्रोसीड मतलब आपने डिवेंचर्स कैसे इशू किए हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अगर यहाँ पे तो हमने पार पे इशू किए थे, अगर आप 100 रुपए वाला डिवेंचर 110 पे करते तो नेट प्रोसीड में 110 आता, 90 पे करते तो 90 रुपीज आता। और नेट प्रोसीड में क्या आता है सर, अभी देखेंगे। चलिए यहां पर आते हैं वापस। तो सर फॉर्मूला क्या रहा, फॉर्मूला रहा इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। कब? अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट पता करना हो बिफोर टैक्स, और अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट पता करना है आफ्टर टैक्स, तो फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये 1 माइनस टी क्यों किया जाता है। इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चे के कारण टैक्स सेविंग होता है, इसलिए इस खर्चे को की कॉस्ट को हम कैसे कंसिडर करेंगे, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कंसिडरिंग टैक्स सेविंग। ओके, चलिए सर नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड का मतलब होता है जिस रेट में भी आपने वो डिवेंचर्स इश्यू किए हैं, इश्यू प्राइस, कहीं इन जनरल नेट प्रोसीड का मतलब जहां पे भी यूज करूंगा, जो भी सिक्योरिटी आपने इश्यू की, इश्यू प्राइस और उस सिक्योरिटी को इश्यू करने के रिगार्डिंग जो भी खर्च हुए, फ्लोटेशन कॉस्ट, उनका एडजस्टमेंट करने के बाद देखा जाएगा नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड क्या हो गया सर, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब मैंने मान लो डिवेंचर इशू किया 100 रुपए वाला, कैसा, 10 रुपए प्रीमियम पे, लेकिन क्या हुआ, इशू करने के खर्चे लग गए प्रिंटिंग वगैरह के, एडवर्टीजमेंट वगैरह के 5 रुपए। तो मेरा नेट प्रोसीड क्या कहलाएगा, 105 रुपए। मान लो मैंने 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू किया 10 रुपए डिस्काउंट पे, तो 90 रुपीज तो मेरे को डिवेंचर होल्डर ने दे दिए, 5 रुपए इशू के खर्चे लग गए, तो भैया मेरे हाथ में कितना लगा, मेरे हाथ आया 85 रुपीज, दैट इज माई नेट प्रोसीड्स। ओके, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट क्लियर है? हाँ सर, इरिडीमेबल डेट क्लियर है।
आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, अ कंपनी इश्यूज 12% डिवेंचर्स, 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 12% रेट है, मतलब सालाना इंटरेस्ट कितना जाएगा, 60,000 रुपए का इंटरेस्ट जाएगा। इश्यू कैसे किया है, एट पार, मतलब पब्लिक से कितना पैसा आया, 5 लाख रुपए आ गए, बिल्कुल आ गए। लेकिन इश्यू करने के खर्चे कितने लग गए, 10,000 रुपए के खर्चे लग गए। 10,000 के खर्चे लग गए तो भैया नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन में ये 10,000 रुपए हटा दीजिए, फ्लोटेशन कॉस्ट, और अब आपका नेट प्रोसीड क्या रहेगा, 4,90,000 रुपए, जिस पर आपकी जो कॉस्ट आ रही है, इंटरेस्ट की कॉस्ट तो 60,000 है, लेकिन इस खर्चे की वजह से टैक्स सेविंग तो होगा कि नहीं होगा। तो टैक्स सेविंग होने के कारण इस खर्चे को हम आफ्टर टैक्स कंसिडर करते हैं कि 60,000 रुपए तो दे रहे हैं हम, लेकिन 30% गवर्नमेंट को टैक्स भी तो बच रहा है, तो इसलिए नेट हमारी कॉस्ट 70% के बराबर आ रही है, तो 60,000 इंटू 1 - t। ओके सर, डन है मामला, क्लियर। और कुछ थोड़ा ना देते हो, नहीं सर, हर साल इंटरेस्ट देते हैं और तो कुछ देते ही नहीं है, इसके अलावा हमारी और कोई कॉस्ट नहीं है, डन। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट की। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट के अंदर क्या होगा, फॉर्मूला वही केडी बिफोर टैक्स और केडी आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में केवल ये फर्क है कि इंटरेस्ट के अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जनरली सर हमें कौन सा देखना है, हमें आफ्टर टैक्स ही पता करना होता है, क्योंकि डब्ल्यूएसीसी जब आएगा तो उसमें हमें केडी ही रिक्वायर्ड होगा। कौन सा वाला केडी रिक्वायर्ड होगा, आफ्टर टैक्स वाला ही रिक्वायर्ड होगा रे। ओके, आफ्टर टैक्स वाला सर कैसे होगा, देखो एक एग्जाम्पल से देखना है ना। चलो एक काम करते हैं, इसी शीट के एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो जरा, a company issued 10,000 10% debentures of ₹100 each at a premium of 10%। 100 रुपए वाला डिवेंचर आप 10 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को, और मैच्योर्ड कब होगा, 1 अप्रैल 2023, मतलब 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। अब आपको डिवेंचर्स के रिगार्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, केडी पता करना है, एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। तो देखो सुनो कैसे होगा, ये फॉर्मूला बना कैसे। मैंने कहा देखो हर साल मेरे को 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट एक खर्चा है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो जाएगा, इसके लिए मेरे को क्या हो रहा है, टैक्स सेविंग हो रहा है, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट की कॉस्ट को हमेशा आफ्टर टैक्स कंसिडर करूंगा, इसलिए इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस। और मेरे को क्या बैठ रहा है सर, क्या खर्चा बैठ रहा है या कुछ सेविंग हो रहा है क्या, मैंने कहा देखो डिवेंचर्स इशू किए थे प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपए वाला डिवेंचर 110 रुपए पे इशू किया, और रिडम्पशन के बारे में कुछ बोला नहीं, इसका मतलब हम रिडम्पशन कैसे करेंगे, पार पे करेंगे। ओके, तो एक बात बताओ, तुमने कलेक्ट किया 110, दोगे 100 रुपए, तो तुम्हें कहीं ना कहीं 10 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी इफेक्टिव कॉस्ट को कम कर देगा कि नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो ये जो हमें 10 रुपए का फायदा हो रहा है कितने सालों में, 5 सालों में, मैंने इस 10 रुपए के फायदे को हर साल में इक्वली अलॉट कर दिया कि 10 रुपए 5 साल में फायदा होगा, तो एक साल में फायदा कितना होगा, कितना, 2 रुपए। 10 रुपए 5 साल में होगा तो एक साल में कितना, 2 रुपए का फायदा होगा। इसकी वजह से मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। 10 रुपए इंटरेस्ट का खर्चा था, लेकिन उसपे भी 35% टैक्स देखा, तो 6.5 रुपए नेट आया, और ऊपर से 2 रुपए हर साल और सेविंग हो रहा है आपका, क्योंकि आपने कलेक्ट किए थे 110, पे तो 100 रुपए ही करोगे ना। और अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे हमारे एवरेज अमाउंट से। एवरेज अमाउंट कैसे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हैं ना, वैसे ही आरवी रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। रिडम्पशन वैल्यू जब हम पे करेंगे, नेट प्रोसीड जो आज हमारे हाथ लगा डिवाइड बाय 2, इससे हमको ऑन एन एवरेज पता चल जाएगा हमारी इफेक्टिव कॉस्ट कितना है। एग्जैक्ट यहाँ पे भी नहीं पता चलता, बट ऑन एन एवरेज हमें पता चल गया। ओके, तो सर फॉर्मूला क्या हुआ, फटाफट से बता दीजिए। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट में हुआ है सिंपल, इंटरेस्ट इंटू 1 - t डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। क्यों, क्योंकि वहां पे केवल इंटरेस्ट की कॉस्ट आती है। और यहाँ पर रिडीमेबल डेट में फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। फॉर्मूला मैंने बाद में पता है, पहले एग्जाम्पल से समझा है। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना, क्योंकि रटना नहीं होता है, समझना होता है ना। डिसाइडिंग टू इश्यू 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज 11% डिवेंचर ऑफ 1000, इस बार फेस वैल्यू कितना है, 1000 रुपए का है, रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद इसका रिडम्पशन होगा। डिवेंचर विल हैव टू बी सॉल्ड, सॉल्ड मतलब इश्यू, सॉल्ड मतलब इश्यू कितने पे हो रहा है, इश्यू एट 4% डिस्काउंट, मतलब 1000 रुपए वाला डिवेंचर 4% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है, मतलब इश्यू प्राइस कितना हो गया, 960 रुपए हो गया है। फर्दर एन अंडरराइटिंग कमीशन आप दे रहे हैं कितने रुपए का, 2% का, किसका, फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का 2%, फेस वैल्यू का 2% मतलब 1000 रुपए का 2%, 1000 रुपए का 2% कितना होगा, 20 रुपए होगा। ओके, ये भी अब कमीशन दे रहे हैं
फ्लोटेशन कॉस्ट है, इससे हमारा नेट प्रोसीड कम हो जाएगा। तो मेरा नेट प्रोसीड कितना आया, 940 रुपए आया। टैक्स रेट 30% दे रखा है, पूछा है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इश्यू, मतलब मुझे केडी बताना है आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ऐसा रट्टा लगा लेने का ना फॉर्मूले का। अच्छा, समझना भी है, रट्टा भी लगाना है। रट्टा इन द सेंस बार बार बोल बोल के फॉर्मूलाज याद करना है, मन मन में याद नहीं करना। बोल बोल के याद करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, वो अपने आप में फ्लुएंटली एकदम अच्छे से बोला जाएगा और अच्छे से लिखा जाएगा। मन में याद रखोगे तो कहीं ना कहीं गलती होने का पूरा चांस रहता है। खैर यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कितना जाएगा, इंटरेस्ट की कॉस्ट 1000 रुपए पे 11%, ये लो जी 110 रुपए। तुम लोग है ना गलती से 100 रुपए दिमाग में चलता रहता है, 100 का 11% 11 रुपया लिख के आ जाते हो। 1000 रुपए पेश ले, 1000 का 11% कितना 110 रुपए इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना बताया, टैक्स रेट बताया 30%, ये लो जी इंटू 1 माइनस टी कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट के कारण टैक्स सेविंग होता है। इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। प्लस आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन इंटू होल डिवाइड बाई भी करेंगे भी, फिर उसके बाद इंटू 100। ओके सर आरवी क्या है, रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं बताया, रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं बताया तो हम क्या मानेंगे, 1000 रुपए मानेंगे। माइनस नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड अभी अभी हमने पता किया था कितने रुपए था, नेट प्रोसीड था 940 रुपए का। 940 रुपए तुम्हारे नेट हाथ लगे। पेमेंट कितना करना है, 12 साल बाद 1000 रुपए, मतलब 60 रुपए एक्स्ट्रा देने। इस 60 रुपए की कॉस्ट को 12 सालों में अलोकेट कर दो। 12 साल में अगर हम इसे अलोकेट करेंगे तो 60 रुपए की टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 12, 5 रुपए हर साल की ऑन एन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरेस्ट का तो खर्चा हमारा बैठता ही बैठता है 77 रुपए प्लस 5 रुपए, ये कॉस्ट और हमने अलोकेट कर दी हर साल पे। अब हर साल पे देखा है तो हमारे यहाँ पर परसेंटेज कॉस्ट पता करने के लिए हमने डिवाइड किससे किया, एवरेज अमाउंट से डिवाइड किया। एवरेज अमाउंट मतलब आज हम 940 कलेक्ट कर रहे हैं, रिडम्पशन करेंगे 1000 रुपए पर, दोनों का एवरेज ले लिया, आरबी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। ओके, तो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट आई 8.4536। ओके, और ऐसे ही ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीमियम पे इशू हुए हैं, 50 रुपए प्रीमियम पे डिबेंचर इशू है, तो 1050 इश्यू प्राइस हो गया। 2% फेस वैल्यू का कमीशन ले रहे हैं, यहाँ कमीशन चार्ज हो रहा है आपसे। तो 1050 में से 20 रुपए आप हटा देंगे तो 1030 रुपए आपका नेट प्रोसीड हो जाएगा। एंड सो ऑन, आप इसी को भी इसको भी सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अ कंपनी इश्यूड 10% debentures of rupees 100 each on 1st April 2017 to be matured on 1st April 2022. Market price of its existing debenture is rupees 80. मार्केट प्राइस दे रखा है तुमको एंड कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट। जब भी करंट कॉस्ट पूछा जाए, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स पूछा जाए तो समझ जाना, करंट कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी जब भी पूछा जाएगा, मार्केट प्राइस को ही तुम्हें नेट प्रोसीड कंसिडर करना है, क्योंकि आप नई सिक्योरिटी इश्यू नहीं कर रहे हैं, आप करंट कॉस्ट पूछ रहे हैं, ऑलरेडी इश्यूड है, तो आप उस सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस कंसिडर कीजिए और उसी को ही नेट प्रोसीड मान लीजिएगा। ओके, तो अब जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो पहले तो क्वेश्चन को देखकर पता लगाना कि भैया रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। टू बी मैच्योर्ड ऑन बोला है, इसका मतलब ये रिडीमेबल है। कितने साल बाद, 17 के बाद 22, 5 साल बाद रिडम्पशन होगा। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, रिडीमेबल डेट वाला फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला में खास बात क्या है, फॉर्मूला में खास बात ये है कि ये तो नॉर्मल है, 10% इंटरेस्ट लग रहा है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपए का 10% कितना, 10 रुपए, और इसकी कॉस्ट को क्या कर लिया जाएगा, आफ्टर टैक्स कंसिडर किया जाएगा। प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। तो रिडम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ ना लिखा हो तो क्या मानेंगे, सर फेस वैल्यू ही रिडम्पशन वैल्यू होगा। माइनस नेट प्रोसीड, करंट कॉस्ट जब भी पूछा जाए, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर पूछा जाए, दैट मींस जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितने रुपए, 80 रुपए, वही आप नेट प्रोसीड कंसिडर करेंगे। तो भैया 80 रुपए आए, फ्यूचर में 100 रुपए दोगे, 20 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो कितने सालों में एलोकेट हो जाएंगे, 5 साल में एलोकेट हो जाएंगे। तो हर साल का कितना खर्चा बढ़ जाएगा, 4 रुपए से बढ़ जाएगा। तो 6.5 रुपए का इफेक्टिव कॉस्ट तो आ ही रहा था, इंटरेस्ट का 4 रुपए का ये कॉस्ट और बढ़ गया, टोटल 10 रुपए 50 पैसे डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करोगे सर, एवरेज अमाउंट से। एवरेज अमाउंट क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ये एवरेज खर्चा ही तो देखा है कि ऑन एन एवरेज हर साल कितना खर्चा बैठ रहा है, तो डिवाइड भी एवरेज से किया गया, तो आरबी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। चलिए ये वही इरिडीमेबल का क्वेश्चन है तो इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगा देना। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में क्या आने वाला है,
सर कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में कन्वर्टिबल है, मतलब क्या होगा, एक टाइम बाद आप इक्विटी शेयर भी ले सकते हैं हमसे और चाहे तो पैसा भी ले सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्टिबल में ऑप्शन दिया गया है, आपको ये माना गया है कि ऑप्शन किसके पास है, डिवेंचर होल्डर के पास है। तो या तो वो शेयर ले ले, आइदर गेट द डिवेंचर रिडीम इनटू कैश, या तो पैसा ले ले या फिर क्या ले ले, शेयर्स ले ले। भैया तुम क्या लेना चाहोगे, पैसा लेना चाहोगे कि शेयर लेना चाहोगे? अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी जी हम तो शेयर लेना चाहेंगे, कुछ बोलेगा कि हम तो कैश लेना चाहेंगे। भैया हम वही लेंगे जहां हमारा फायदा होगा, हम शेयर में फायदा दिखेगा तो शेयर लेंगे, कैश में फायदा दिखेगा तो कैश में कैश लेंगे। अब तो इसी के बेसिस पर आपको क्या डिसाइड करना है, इसी के बेसिस पर आपको क्या करनी है, रिडम्पशन वैल्यू डिसाइड करनी है कि भैया अगर डिबेंचर होल्डर आप होते तो आप क्या सेलेक्ट करते। ऑब्वियसली कोई भी होगा दिमाग वाला इंसान जिसके पास भी थोड़ा दिमाग होगा वो क्या सेलेक्ट करेगा, जहां उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, विच हैज हायर वैल्यू, विच हैज हायर वैल्यू। ओके, तो बस मुझे हायर वैल्यू पता करनी है कि कैश लेने में फायदा है कि शेयर लेने में फायदा है, बस वही हमारा रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम रहने वाला है ना, बस रिडम्पशन वैल्यू कैसे डिसाइड करना है ये देखना है। ओके, तो एक क्वेश्चन आप ही के मॉड्यूल का है, अ कंपनी इश्यूड, सीएम एंटर है ना, अ कंपनी इश्यूड 10,000 15% कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो भैया इंटरेस्ट हो गया 15 रुपए, इंटरेस्ट हो गया 15 रुपए। ओके, और इस पर टैक्स रेट कितना बता रहे हैं, 35% टैक्स रेट है। ठीक है जी, तो ये तो 15, इसको आफ्टर टैक्स कर दिया अपन ने, ये कॉस्ट तो आ गया, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। अब ये डिसाइड करना है क्या कहा, मैच्योरिटी पीरियड कितना बोल रहे हैं, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल बोल रहे हैं, तो ये लो जी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल, ये लो जी 5 साल। ओके, at maturity debenture holder will have the option to convert the debenture into equity share of the company in the ratio of 10 shares for each debentures। आपके पास ऑप्शन है, आप हर एक डिवेंचर के बदले कितने शेयर ले सकते हैं, 10 शेयर ले सकते हैं, या तो 10 शेयर ले लीजिए या पैसा ले लीजिए। पैसे के लिए कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब हम 100 रुपए के बदले 100 रुपए डिवेंचर फेस से ले तो 100 रुपए ही आपको देंगे, तो या तो आप कैश ले लो 100 रुपए या फिर आप शेयर ले लो। मैंने कहा शेयर का रेट कितना चलेगा, शेयर का अभी का मार्केट रेट चल रहा है 12 रुपए और हर साल ग्रोथ रेट कितना है 5% से अगर ये ग्रो करेगा तो शेयर की वर्थ कितनी हो जाएगी। मैंने कहा शेयर की वर्थ अगर 12 में हम 5% ऐड करते चलें, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल तक, 5 साल क्यों, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है ना, तो 5 साल तक अगर हर साल ग्रोथ रेट शेयर में 5% रहा तो 12 रुपए वाला शेयर कितना बन जाएगा, 12 रुपए वाला शेयर बन जाएगा 15 रुपए 31 पैसे करीब। ओके, और आपको एक शेयर थोड़ा ना मिलेगा, आपको तो 10 शेयर मिलने वाले हैं, तो 10 शेयर मिलेंगे तो आपके वर्थ कितना हो जाएगा 153.15। अब बता दो जी कैश लोगे 100 रुपए या 153 रुपए 15 पैसे के शेयर लेने वाले हो। ऑब्वियसली कोई भी बंदा होगा तो वो यही कहेगा कि मुझे 153 रुपए 15 पैसे के शेयर दे दो। तो मैं यहाँ पे जब कॉस्ट डिटरमाइन करूंगा तो रिडम्पशन वैल्यू क्या कंसिडर करूंगा, विच एवर इज हायर, 100 रुपए या 153 रुपए 15 पैसे, 153 रुपए 15 पैसे बिल्कुल। ओके सर, ये कैसे दिखाओगे, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ये रिडम्पशन वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है हायर ऑफ कैश वैल्यू या वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सब 12 में 5% 5% 5% मैंने वैसे ऐड करके दिखाया ना, उसको अपन प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे जाएगा, ऐसा ये वाला फॉर्मूला पता है ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में कैसे होता है वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि अभी शेयर का प्राइस 12 रुपए है, हर बार अगर 5% ग्रो करता है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो वही 12 रुपए प्रेजेंट वैल्यू हो गया इंटू 1 प्लस आर 5% हो गया और एन नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया 5 हो गया, तो भाई और ये वर्थ आ गई कितनी 15 रुपए 31 पैसे, और मुझे एक शेयर थोड़ा मिल रहा है, मुझे एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर मिल रहा है, तो टोटल वर्थ कितना हो गया 153.15। अब देख लो 153.15 के शेयर लेने हैं या 100 रुपए कैश में लेना, ऑब्वियसली हर कोई इंसान 153.15 के शेयर लेना चाहेगा, इसीलिए रिडम्पशन वैल्यू में 153.15 कंसिडर किया जाएगा। तो ये खास बात थी कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर में। चलिए अब है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जिसको लॉन्ग टर्म डेट आ गया उसको प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, कोई दिमाग नहीं लगाना, वही इरिडीमेबल वही रिडीमेबल, सिर्फ दिमाग थोड़ा सा लगेगा क्या, इंटरेस्ट के कारण आपको टैक्स सेविंग होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के कारण आपको कोई टैक्स सेविंग नहीं होता, इसलिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की कॉस्ट को आफ्टर टैक्स नहीं करना होता, वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ही होता है। ऐसे यहां पर भी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करते थे रिडीमेबल के केस में,
बट अभी इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस सी ना करके केवल क्या लिखा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रिगार्डिंग जो कॉस्ट है उसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं होगा, ये आप कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए अब क्या सर, अब यहाँ पर सर कुछ जबरदस्ती, हमें वैसे तो आफ्टर टैक्स ही पता करना है, कुछ जबरदस्ती पूछे नहीं जी तुम तो बिफोर टैक्स भी बताओ, तो फिर क्या करना, आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस टी से डिवाइड कर देते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन ही तो है, अब तो बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के पहले पता करना रिडीमेबल या इरिडीमेबल, तो मैंने पता किया, कहा क्या रिडीम हो रहे हैं, अच्छा जी 10 साल बाद, तो रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। कुछ बोले नहीं तो रिडम्पशन वैल्यू 100 कंसिडर कर लेना। इश्यू कितने पे हुए हैं, 95 पे हुए हैं, तो नेट प्रोसीड कितना हो गया, 95 हो गया। बिल्कुल इजीली हो जाएगा, 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए डिविडेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले 95 पे इशू की, रिडम्पशन के बारे में कुछ ना बोले, इसका मतलब इरिडीमेबल है। हर साल 100 रुपए, इशू कितने किया 95, तो नेट प्रोसीड तो हो गया 95। और आप डिविडेंड कितना देते हो, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का डिविडेंड, और नेट प्रोसीड 95 इंटू 100, तो रेट क्या आ गया है 10.526% आ गया। तो आज हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें हमने देखा कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखेंगे, ये दोनों हो गए। अब बाकी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाकी है, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस बाकी है, और WACC कंप्लीट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाकी है। ऑब्वियसली हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।